एपिसोड 6 में हमने एक ऐसे काल को समझा था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संयम, दूरी और मौन को अपनी संगठनात्मक नीति के रूप में अपनाया था। वह समय अस्थिर था, लेकिन मौन संभव था। संगठन अपनी आंतरिक संरचना पर टिके रहकर बाहरी उथल-पुथल से स्वयं को अलग रख सकता था। लेकिन 1942 के साथ यह परिस्थिति बदल जाती है। भारत अब केवल वैचारिक या राजनीतिक असंतोष की स्थिति में नहीं था। राष्ट्र एक प्रत्यक्ष टकराव की ओर बढ़ चुका था। वातावरण में धैर्य नहीं, आवेग था। प्रतीक्षा नहीं, विस्फोट था। और ऐसे समय में मौन को भी एक निर्णय के रूप में देखा जाने लगा। यह एपिसोड उसी मोड़ की कहानी है जब संयम की नीति पहली बार अपनी सीमा पर पहुंचती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने अब प्रश्न केवल यह नहीं था कि वह क्या करेगा, बल्कि यह भी था कि वह क्या नहीं करेगा और उन दोनों के परिणाम क्या होंगे। यह वह काल है जब संगठन की अब तक की दूरी को भी एक पक्ष के रूप में देखा जाने लगा, जब चुप रहना तटस्थ नहीं बल्कि संदिग्ध समझा जाने लगा, और जब संस्था को पहली बार अपने कार्यों से अधिक अपनी छवि से जूझना पड़ा। एपिसोड 7 किसी निर्णय को सही या गलत ठहराने का प्रयास नहीं है। यह उस ऐतिहासिक क्षण को समझने का प्रयास है जहां परिस्थितियां इतनी तीव्र हो जाती हैं कि हर संगठन को, चाहे वह बोले या न बोले, परिभाषित कर दिया जाता है। 1942 का वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ लेकर आता है। लंबे समय से दबा हुआ असंतोष अब एक संगठित और तीव्र आह्वान में बदल जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं था, यह एक सामूहिक भावनात्मक विस्फोट था। धैर्य टूट चुका था, प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी थी। जनता, नेतृत्व और संगठन सभी एक ऐसे क्षण में खड़े थे जहां टकराव अपरिहार्य प्रतीत हो रहा था। ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीव्र थी। गिरफ्तारियां, दमन और नियंत्रण, सब कुछ एक साथ सामने आया। पूरा देश एक असाधारण तनाव में प्रवेश कर चुका था। इस वातावरण में हर सामाजिक और राजनीतिक संगठन पर दबाव था कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे। चुप रहना अब केवल मौन नहीं था, उसे एक विकल्प, एक रुख और कई बार एक चुनौती के रूप में देखा जाने लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस विस्फोटक वातावरण में भी अपनी मूल संरचना के साथ मौजूद था। लेकिन अब परिस्थिति पहले जैसी नहीं थी। अब प्रश्न केवल संगठनात्मक नीति का नहीं था, बल्कि सार्वजनिक अपेक्षा का भी था। यह आंदोलन संघ के लिए इसलिए निर्णायक नहीं था कि उसने इसमें क्या भूमिका निभाई, बल्कि इसलिए कि इस आंदोलन ने संघ की अब तक की नीति को पहली बार खुलकर प्रश्नों के घेरे में ला दिया। यहीं से एपिसोड 7 की मूल जटिलता आरंभ होती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गहरी दुविधा के सामने खड़ा था। एक और राष्ट्रव्यापी आह्वान था, भावनात्मक, उग्र और तत्काल। दूसरी ओर संगठन की वह संरचना थी जो अब तक संयम, अनुशासन और दूरी पर आधारित रही थी। संघ के स्वयंसेवक समाज से अलग नहीं थे। वे भी वही वातावरण देख रहे थे, वही तनाव महसूस कर रहे थे और वही प्रश्न सुन रहे थे जो पूरे देश में गूंज रहे थे। व्यक्तिगत स्तर पर कई स्वयंसेवक आंदोलनों में सम्मिलित हुए, लेकिन संगठन के स्तर पर कोई सामूहिक निर्णय नहीं लिया गया। यही बिंदु संघ की दुविधा को स्पष्ट करता है। यदि संगठन सक्रिय रूप से आंदोलन में सम्मिलित होता, तो वह अपनी अब तक की अराजनीतिक पहचान से हट जाता, और यदि वह दूरी बनाए रखता, तो उस दूरी को अब निष्क्रियता या असहमति के रूप में देखा जाने लगा। यह दुविधा केवल रणनीतिक नहीं थी, यह नैतिक और संगठनात्मक भी थी। क्या संस्था को भावनात्मक आवेग के अनुसार बदलना चाहिए, या क्या संस्था का कर्तव्य है कि वह कठिन समय में भी अपनी मूल प्रक्रिया पर टिके रहें?
संघ ने इस प्रश्न का उत्तर किसी घोषणा से नहीं दिया। उसने कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं जारी किया, लेकिन उसका व्यवहार और उसका मौन अब पहले की तुलना में कहीं अधिक अर्थपूर्ण हो चुका था। यहीं से यह काल संघ के इतिहास की सबसे जटिल और संवेदनशील अवस्था में प्रवेश करता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक स्पष्ट लेकिन अलिखित निर्णय लिया, संगठनात्मक स्तर पर दूरी बनाए रखने का। यह निर्णय किसी एक दिन में नहीं लिया गया, न ही किसी औपचारिक प्रस्ताव के रूप में सामने आया। यह संघ की अब तक की कार्यप्रणाली का स्वाभाविक विस्तार था। संघ की संरचना शुरू से ही राजनीतिक आंदोलनों से दूरी पर आधारित रही थी। उसका उद्देश्य सामाजिक अनुशासन और संगठनात्मक क्षमता का निर्माण था, न कि तत्काल राजनीतिक टकराव में भाग लेना। भारत छोड़ो आंदोलन ने इस नीति को पहली बार इतने तीव्र दबाव में परखा। दूरी बनाए रखने का अर्थ यह नहीं था कि संघ आंदोलन से अनभिज्ञ था, नहीं, इसका अर्थ यह था कि स्वयंसेवकों को व्यक्तिगत निर्णय लेने से रोका गया। लेकिन संस्था के रूप में संघ ने स्वयं को आंदोलन की दिशा, रणनीति या नेतृत्व से नहीं जोड़ा। इस निर्णय के अपने परिणाम थे। आंदोलन के उफान में दूरी को कई बार निष्क्रियता के रूप में देखा गया। कुछ लोगों ने इसे असहमति माना, तो कुछ ने इसे अवसर से बचने की रणनीति समझा। लेकिन संघ के भीतर इसे संगठनात्मक स्थिरता का आवश्यक मूल्य माना गया। यह वह क्षण था जब संघ को यह स्वीकार करना पड़ा कि दूरी भी एक संदेश देती है, चाहे वह संदेश जानबूझकर दिया गया हो या नहीं। और इसी बिंदु पर संघ की नीति पहली बार व्यापक सार्वजनिक व्याख्याओं के अधीन आ जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नया प्रश्न उभरकर सामने आता है, क्या किसी आंदोलन से दूरी बनाए रखना भी अपने आप में एक राजनीतिक रुख बन जाता है? यह प्रश्न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक सीमित नहीं था, लेकिन संघ के संदर्भ में यह अधिक तीखा हो गया। आंदोलन के समय वातावरण ऐसा था कि हर संस्था से सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की जा रही थी। समर्थन या विरोध दोनों ही स्पष्ट थे, लेकिन दूरी का मार्ग अस्पष्ट था और इसी अस्पष्टता ने संदेह को जन्म दिया। संघ का दृष्टिकोण यह था कि संस्था को तात्कालिक भावनात्मक आवेग से संचालित नहीं होना चाहिए। उसका विश्वास था कि संगठन की भूमिका आंदोलन की सफलता या असफलता से अलग समाज की दीर्घकालीन संरचना से जुड़ी है। लेकिन यह तर्क सार्वजनिक विमर्श में आसानी से समझा नहीं गया। यहीं से दूरी को भी एक राजनीतिक संकेत के रूप में पढ़ा जाने लगा। चुप्पी को सहमति या असहमति दोनों में से किसी एक के रूप में व्याख्यायित किया गया। संघ के लिए यह एक नई स्थिति थी, क्योंकि अब वह केवल अपने कार्यों से नहीं, बल्कि अपने मौन से भी परिभाषित हो रहा था। यह स्लाइड इसी जटिलता को रेखांकित करती है कि कुछ ऐतिहासिक क्षणों में तटस्थता भी तटस्थ नहीं रह पाती, और यही वह बिंदु है जहां संघ की नीति और सार्वजनिक अपेक्षाएं पहली बार खुलकर टकराती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद औपनिवेशिक प्रशासन की निगाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पहले से अधिक स्पष्ट रूप से टिकने लगती है। अब तक संघ को एक अनुशासित लेकिन अस्पष्ट सामाजिक संगठन के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन आंदोलन के बाद यह अस्पष्टता प्रशासन के लिए असुविधाजनक हो जाती है। ब्रिटिश शासन ऐसे समय में किसी भी संगठित भारतीय समूह को संभावित चुनौती के रूप में देखने लगता है, चाहे वह सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल हो या नहीं। संघ की अनुशासित संरचना, नियमित शाखाएं और युवाओं की भागीदारी अब अधिक ध्यान आकर्षित करने लगती हैं। प्रशासन के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसा संगठन जो आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, संकट के समय क्या भूमिका निभा सकता है। यह संदेह खुला आरोप नहीं था, लेकिन निगरानी का स्तर बढ़ने लगता है। संघ की ओर से इस बदलती निगाह का कोई सार्वजनिक उत्तर नहीं दिया गया। न कोई स्पष्टीकरण,
न कोई प्रतिवाद। संगठन अपनी प्रक्रिया पर कायम रहता है, शाखा चलती रहती है, प्रशिक्षण चलता रहता है और आंतरिक अनुशासन बना रहता है। लेकिन इस चुप्पी के भीतर एक परिवर्तन स्पष्ट था। अब संघ केवल सामाजिक संदर्भ में नहीं, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि में भी एक अलग श्रेणी में रखा जाने लगा था। यह परिवर्तन आगे आने वाले वर्षों में गहरे परिणाम लाने वाला था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति सार्वजनिक और प्रशासनिक दृष्टि में एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अब तक संघ को एक अनुशासित सामाजिक संगठन के रूप में देखा जा रहा था, जिसकी भूमिका सीमित और अस्पष्ट थी। लेकिन आंदोलन के बाद यह अस्पष्टता संदेह में बदलने लगती है। संघ की सबसे बड़ी विशेषता, उसका अनुशासन, अब प्रश्नों के घेरे में आने लगता है। जिन बातों को पहले संगठनात्मक क्षमता माना जाता था, उन्हें अब संभावित शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। नियमित शाखाएं, युवाओं की संगठित उपस्थिति और स्पष्ट आंतरिक संरचना, ये सभी तत्व नई व्याख्याओं के अधीन आ जाते हैं। यह संदेह किसी एक घटना या वक्तव्य का परिणाम नहीं था। यह उस वातावरण का परिणाम था जहां हर संगठित इकाई को या तो आंदोलन का समर्थक या विरोधी माना जा रहा था। संघ का इन दोनों श्रेणियों में न आना उसे एक अलग और असहज स्थान पर खड़ा कर देता है। महत्वपूर्ण यह है कि संघ ने इस संदेह का उत्तर किसी प्रतिवाद से नहीं दिया। उसने अपने कार्यों को न तो छुपाया और न ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। शाखाएं पहले की तरह चलती रहीं और संगठन ने अपनी प्रक्रिया में कोई दिखावटी परिवर्तन नहीं किया। लेकिन इस मौन के भीतर यह स्पष्ट हो चुका था कि संघ अब केवल सामाजिक संस्था नहीं रहा। वह पहली बार व्यापक रूप से संदेह, निगरानी और व्याख्या का विषय बन चुका था, और यही स्थिति आगे के वर्षों के लिए आधार तैयार करती है। युद्ध के साथ साथ एक और दबाव लगातार बढ़ रहा था। हर संगठन से, हर सार्वजनिक उपस्थिति से यह पूछा जाने लगा कि वह किस पक्ष में खड़ा है। तटस्थता को अब स्वाभाविक नहीं, बल्कि संदिग्ध माना जाने लगा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए यह दबाव नया नहीं था, लेकिन अब यह अधिक तीव्र हो चुका था। लोग जानना चाहते थे कि संघ आखिर क्या सोचता है। क्या वह ब्रिटिश शासन का विरोध करेगा, या राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन करेगा, या किसी अन्य दिशा में जाएगा? संघ का उत्तर सरल था, लेकिन उस सरलता में गहराई थी। उसका कहना था कि वह किसी पक्ष की राजनीति में नहीं, बल्कि समाज निर्माण के कार्य में संलग्न है। यह उत्तर राजनीतिक भाषा में स्पष्ट नहीं था, लेकिन संगठन की दृष्टि से यह पूरी तरह स्पष्ट था। संघ मानता था कि राजनीतिक सत्ता अस्थायी होती है, लेकिन समाज की संरचना दीर्घकालीन होती है। इसलिए उसका ध्यान सत्ता परिवर्तन पर नहीं, बल्कि समाज को मानसिक और नैतिक रूप से तैयार करने पर था। यह उत्तर कई लोगों को संतुष्ट नहीं करता था। आलोचनाएं भी हुई, लेकिन संघ ने यह स्वीकार किया कि हर निर्णय तत्काल स्वीकार्यता के लिए नहीं होता। कुछ निर्णय भविष्य की नींव रखते हैं, भले ही वर्तमान में वे असहज लगे। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि सक्रिय थी, द्वितीय विश्व युद्ध। यह युद्ध केवल अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तक सीमित नहीं था। इसका सीधा प्रभाव भारत के प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक जीवन पर पड़ रहा था। ब्रिटिश शासन एक साथ दो मोर्चों पर दबाव में था, बाहर युद्ध का संकट और भीतर राष्ट्रीय आंदोलन। ऐसे समय में किसी भी संगठित भारतीय समूह को संदेह की दृष्टि से देखना प्रशासन की स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दोहरे दबाव के बीच मौजूद था। वह आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, लेकिन उसकी संगठित संरचना प्रशासन के लिए अनदेखी योग्य भी नहीं थी। यही कारण था कि निगरानी का दायरा और गहरा होता गया। इस दबाव का प्रभाव केवल संगठन तक सीमित नहीं रहा।
स्वयंसेवकों के दैनिक जीवन, शाखाओं के संचालन और सार्वजनिक छवि, सब पर इसका असर पड़ने लगा। संघ के लिए यह एक नई वास्तविकता थी, जहां कार्य करना अब पहले जितना सहज नहीं रहा। फिर भी संगठन ने अपने कार्य की मूल दिशा नहीं बदली। उसने न तो प्रशासनिक दबाव के सामने स्वयं को पुनर्परिभाषित किया और न ही आंदोलन की तीव्रता में बहकर अपनी प्रक्रिया छोड़ी। यहीं से यह स्पष्ट होने लगता है कि आने वाला समय संघ के लिए केवल वैचारिक नहीं, बल्कि संरचनात्मक परीक्षा भी लेकर आने वाला है। जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन के अंत की संभावना स्पष्ट होने लगती है, देश एक अजीब दोहरे भाव में प्रवेश करता है। एक और स्वतंत्रता की आशा है, लंबे संघर्ष के बाद मिलने वाली मुक्ति की भावना। दूसरी ओर भविष्य को लेकर गहरी अनिश्चितता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद समाज किस दिशा में जाएगा। इस चरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसे परिवेश में कार्य कर रहा था जहां भावनाएं अत्यंत तीव्र थी। उत्सव और चिंता साथ साथ चल रहे थे। कई संगठनों के लिए यह समय अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित करने का था, लेकिन संघ के लिए प्रश्न अलग था। क्या स्वतंत्रता के क्षण में भी उसकी मूल प्रक्रिया बदलेगी? संघ ने इस दहलीज पर खड़े होकर भी वही मार्ग चुना जो अब तक उसकी पहचान रहा था, संयम और निरंतरता। उसने स्वतंत्रता को किसी संगठनात्मक विजय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। न कोई दावा, न कोई घोषणा। शाखाएं चलती रहीं, अनुशासन बना रहा और संगठन ने स्वयं को भावनात्मक उछाल से अलग रखा। यह निर्णय कई लोगों को असहज करता है। स्वतंत्रता के क्षण में मौन को समझना कठिन था, लेकिन संघ के भीतर यह समझ बनी रही कि संस्था का दायित्व उत्सव में खो जाना नहीं, बल्कि आने वाले सामाजिक परिवर्तनों के लिए तैयार रहना है। यहीं से यह स्पष्ट होने लगता है कि स्वतंत्रता संघ के लिए अंत नहीं, बल्कि एक नई और अधिक जटिल यात्रा की शुरुआत होने वाली है। स्वतंत्रता के साथ ही भारत एक और कहीं अधिक कठिन वास्तविकता की ओर बढ़ रहा था, विभाजन। यह केवल राजनीतिक सीमा रेखाओं का प्रश्न नहीं था। यह सामाजिक, मानसिक और मानवीय स्तर पर एक गहरा आघात था। जैसे जैसे विभाजन की आशंका स्पष्ट होती गई, वातावरण में भय और अविश्वास बढ़ने लगा। समुदायों के बीच तनाव बढ़ा और हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी। यह वह समय था जब राज्य की संस्थाएं स्वयं संक्रमण की स्थिति में थी और सामाजिक ढांचा अस्थिर होता जा रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पृष्ठभूमि में एक ऐसे संगठन के रूप में मौजूद था जिसकी शाखाएं विभिन्न क्षेत्रों में थी और जिसके स्वयंसेवक स्थानीय समाज से गहरे जुड़े हुए थे। यह जुड़ाव अब एक नई जिम्मेदारी लेकर आता है। संघ ने इस काल में स्वयं को किसी राजनीतिक समाधान का केंद्र नहीं बनाया, लेकिन सामाजिक स्तर पर संकट के संकेत स्पष्ट थे। विस्थापन, भय और अव्यवस्था, ये सभी ऐसे प्रश्न थे जिनसे मुंह मोड़ना संभव नहीं था। यह स्लाइड उस संक्रमण को रेखांकित करती है जहां स्वतंत्रता की खुशी बहुत जल्दी मानवीय संकट में बदल जाती है और जहां सामाजिक संगठनों के सामने प्रश्न केवल नीति का नहीं, बल्कि मानवीय उत्तरदायित्व का भी बन जाता है। विभाजन के साथ देश के कई हिस्सों में हिंसा फैल जाती है। यह हिंसा केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं थी, यह समाज के ताने बाने को तोड़ने वाली प्रक्रिया थी। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित होते हैं, परिवार बिखरते हैं और भय रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाता है। इस समय राज्य की व्यवस्था स्वयं पुनर्गठन की अवस्था में थी। प्रशासनिक ढांचे बदल रहे थे, सीमाएं खिंच रही थी और सुरक्षा तंत्र कई जगहों पर असमर्थ दिखाई दे रहा था। ऐसे में सामाजिक संगठनों की भूमिका स्वतः बदल जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कई स्थानों पर स्थानीय स्तर पर सक्रिय दिखाई देते हैं, विशेषकर अनुशासन बनाए रखने,
सहायता पहुंचाने और सामुदायिक स्थिरता में योगदान देने के संदर्भ में। यह भूमिका किसी केंद्रीय घोषणा का परिणाम नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों की मांग से उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया थी। महत्वपूर्ण यह है कि इस सक्रियता को संघ ने किसी राजनीतिक दावे के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, न ही इसे संगठनात्मक प्रचार का माध्यम बनाया गया। यह एक सामाजिक प्रतिक्रिया थी, जो एक गहरे संकट से उपजी थी। यह स्लाइड उस कठिन क्षण को दर्ज करती है, जहां इतिहास केवल विचारों से नहीं, बल्कि मानवीय पीड़ा से लिखा जा रहा था, और जहां किसी भी संगठन की भूमिका उसके शब्दों से अधिक उसके व्यवहार से आंकी जाने लगी। विभाजन के बाद के महीनों में देश के अनेक हिस्से मानवीय संकट से जूझ रहे थे। विस्थापन, असुरक्षा और अव्यवस्था केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं थे, उनका प्रभाव शहरों, कस्बों और गांवों तक फैल चुका था। इस समय सामाजिक संगठनों के सामने एक व्यावहारिक प्रश्न खड़ा था, संकट की घड़ी में उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कई स्थानों पर स्थानीय स्तर पर सक्रिय दिखाई देते हैं। यह सक्रियता किसी केंद्रीय निर्देश या सार्वजनिक आह्वान का परिणाम नहीं थी। यह अधिकतर स्थानीय परिस्थितियों से उपजी प्रतिक्रिया थी, जहां अनुशासन, संगठनात्मक क्षमता और सामूहिक समन्वय की आवश्यकता स्पष्ट थी। राहत कार्यों में संघ की भूमिका को समझने के लिए उसके स्वभाव को ध्यान में रखना आवश्यक है। ये प्रयास किसी वैचारिक प्रदर्शन के लिए नहीं थे, न ही इन्हें किसी राजनीतिक संदेश से जोड़ा गया। प्राथमिक उद्देश्य था व्यवस्था बनाए रखना, सहायता पहुंचाना और अस्थिर परिस्थितियों में एक न्यूनतम सामाजिक संतुलन बनाए रखना। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस सक्रियता को संघ ने प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। न कोई औपचारिक दावा किया गया, न ही इसे संगठनात्मक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया। स्वयंसेवक अपने कार्य के बाद फिर उसी अनुशासित दिनचर्या में लौट आते थे। यह स्लाइड उस क्षण को दर्ज करती है, जहां संगठन की पहचान उसके विचारों से नहीं, बल्कि उसके आचरण से उभरती है, और जहां अनुशासन संकट के समय केवल आंतरिक गुण नहीं, बल्कि सामाजिक उपयोगिता बन जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत केवल एक नया राष्ट्र नहीं बना था, वह एक नई राजनीतिक और सामाजिक संरचना में प्रवेश कर रहा था। शासन बदल चुका था, लेकिन चुनौतियां समाप्त नहीं हुई थी। विभाजन की पीड़ा, प्रशासनिक पुनर्गठन और सामाजिक तनाव, ये सभी स्वतंत्रता के साथ साथ सामने आए। इस नई वास्तविकता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी स्वयं को एक बदले हुए संदर्भ में देखना पड़ा। अब वह औपनिवेशिक शासन के अधीन काम करने वाला संगठन नहीं था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि परिस्थितियां सरल हो गई थी, बल्कि कई मायनों में प्रश्न और जटिल हो चुके थे। स्वतंत्र भारत में संघ की भूमिका को लेकर स्पष्टता की मांग बढ़ने लगी। अब तक जो दूरी और मौन औपनिवेशिक संदर्भ में समझे जाते थे, उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र में नए अर्थों में पढ़ा जाने लगा। संस्था को अब केवल अपने कार्यों से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के औचित्य से भी जूझना पड़ रहा था। संघ ने इस नई परिस्थिति में भी अपनी मूल प्रक्रिया में कोई तात्कालिक परिवर्तन नहीं किया। न उसने स्वयं को राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत किया, न ही सत्ता परिवर्तन को संगठनात्मक अवसर के रूप में देखा। शाखा, अनुशासन और सामाजिक जुड़ाव, यही उसकी निरंतरता बनी रही। यह स्लाइड उस संक्रमण को दर्शाती है, जहां स्वतंत्रता के बाद की आशा और चुनौती साथ साथ चल रही थी, और जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता अपने साथ केवल अधिकार नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। स्वतंत्रता के बाद यह सामान्य अपेक्षा थी कि औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के साथ निगरानी, संदेह और प्रशासनिक दबाव भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे अधिक जटिल थी। सत्ता बदल गई थी, पर राज्य की दृष्टि पूरी तरह परिवर्तित नहीं हुई थी।
नया राष्ट्र अपनी सुरक्षा, स्थिरता और पहचान को लेकर स्वाभाविक रूप से सतर्क था। ऐसे समय में किसी भी संगठित समूह को सावधानी से देखा जाना असामान्य नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी संगठित संरचना और बढ़ती सामाजिक उपस्थिति के कारण इस निगाह से बाहर नहीं था। अब संघ को एक नई परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था। पहले जो संदेह औपनिवेशिक संदर्भ में था, अब वह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के प्रश्नों से जुड़ने लगा। यह परिवर्तन सूक्ष्म था, लेकिन उसके प्रभाव गहरे थे। संघ ने इस स्थिति में भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया का मार्ग नहीं चुना। उसने न तो अपने कार्यों का बचाव किया, न ही राज्य की दृष्टि पर कोई टिप्पणी की। संगठन अपनी प्रक्रिया पर टिके रहने का प्रयास करता रहा, मानो यह मान लिया गया हो कि समय और व्यवहार ही उसका उत्तर देंगे। यह स्लाइड उस बिंदु को चिह्नित करती है जहां संघ को यह समझ में आने लगता है कि स्वतंत्रता के बाद की यात्रा भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण हो सकती है, और जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि सबसे कठिन परीक्षा शायद अभी शेष है। स्वतंत्रता के बाद के महीनों में देश एक गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा था। विभाजन की हिंसा पूरी तरह थमी नहीं थी, विस्थापन की पीड़ा समाज के भीतर बनी हुई थी, और राजनीतिक विमर्श में तीखापन बढ़ता जा रहा था। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका एक नैतिक धुरी के रूप में और अधिक केंद्र में आ जाती है। यह वह समय था जब सार्वजनिक जीवन में असहमति और आरोपों की भाषा कठोर होती जा रही थी। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अविश्वास गहरा रहा था और राजनीतिक नेतृत्व पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। शांति, संयम और नैतिक आग्रह, ये शब्द अब आदर्शों की तरह लगने लगे थे, जबकि ज़मीनी यथार्थ कहीं अधिक अस्थिर था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वातावरण में पहले से अधिक निगाहों के केंद्र में था। उसकी संगठित उपस्थिति, अनुशासन और स्वयंसेवकों की सक्रियता को कुछ लोग सामाजिक स्थिरता के प्रयास के रूप में देखते थे, तो कुछ इसे संदेह की दृष्टि से पढ़ते थे। यह द्वंद्व खुला टकराव नहीं था, लेकिन पृष्ठभूमि में लगातार मौजूद था। महत्वपूर्ण यह है कि इस चरण में भी संघ ने किसी सार्वजनिक बयान या प्रतिक्रिया के माध्यम से स्वयं को परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया। उसने न तो आरोपों का उत्तर दिया, न ही समर्थन या विरोध की भाषा अपनाई। संगठन अपनी प्रक्रिया और दिनचर्या पर टिके रहने का प्रयास करता रहा। यह स्लाइड उस तनावपूर्ण शांति को दर्ज करती है जहां सतह पर स्थिरता दिखाई देती है, लेकिन भीतर असुरक्षा और अनिश्चितता लगातार बढ़ रही होती है, और जहां आने वाली घटनाओं की आहट स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, संदेह का वातावरण और गहरा होता जाता है। अब यह केवल प्रशासनिक निगरानी का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि सार्वजनिक और राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा बनने लगता है। विभिन्न मंचों पर आरोप, आशंकाएं और प्रश्न उभरने लगते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में यह दबाव कई रूपों में दिखाई देता है। उसकी संगठित संरचना, स्वयंसेवकों का अनुशासन और सामाजिक उपस्थिति, इन सब को अलग अलग दृष्टियों से व्याख्यायित किया जाने लगता है। कुछ लोग इसे सामाजिक संगठन के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे संभावित राजनीतिक प्रभाव के रूप में। यह दबाव संघ के लिए इसलिए कठिन था क्योंकि यह किसी एक कार्य या वक्तव्य से जुड़ा नहीं था। यह एक समग्र धारणा का निर्माण था जो धीरे धीरे आकार ले रही थी, और ऐसी धारणाओं का उत्तर किसी एक बयान से देना संभव नहीं होता। संघ ने इस स्थिति में भी प्रतिक्रिया के बजाय धैर्य का मार्ग चुना। न कोई सार्वजनिक खंडन, न कोई सफाई। यह मौन अब पहले जैसा सहज नहीं रहा था। अब यह मौन स्वयं एक चुनौती बन चुका था। यह स्लाइड उस क्षण को दर्शाती है जहां संगठन को यह एहसास होने लगता है कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अब निकट है, और जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले निर्णय संघ के इतिहास को लंबे समय तक प्रभावित करने वाले हैं।
यह चरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक के रूप में उभरता है। अब तक संगठन ने संयम, दूरी और आंतरिक अनुशासन के सहारे स्वयं को परिभाषित किया था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां उस रणनीति की सीमाओं को परखने लगी थी। संघ के सामने प्रश्न अब केवल यह नहीं था कि वह क्या करेगा, बल्कि यह भी था कि वह स्वयं को कैसे संभालेगा। जब वातावरण आरोपों, आशंकाओं और राजनीतिक दबावों से भरा हो, तब संगठन की आंतरिक स्थिरता बनाए रखना सबसे बड़ा कार्य बन जाता है। यहाँ संगठनात्मक अनुशासन एक नए अर्थ में सामने आता है। अब यह केवल प्रशिक्षण या दिनचर्या का विषय नहीं रह जाता, यह संस्था को टूटने से बचाने का साधन बन जाता है। शाखा, दिनचर्या और नेतृत्व का संयम, ये सभी मिलकर एक आंतरिक सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस कठिन परीक्षा के दौरान भी संघ ने अपने व्यवहार में कोई नाटकीय परिवर्तन नहीं किया। उसने न तो स्वयं को आक्रामक रूप से प्रस्तुत किया, न ही पूरी तरह पीछे हटने का प्रयास किया। यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन यही संतुलन संगठन की निरंतरता का आधार बनता है। यह स्लाइड उस निर्णायक बिंदु को दर्ज करती है जहां इतिहास अब संगठन को परिभाषित करने ही वाला है, और जहां अगले कुछ घटनाक्रम संघ की दिशा और उसकी सार्वजनिक छवि दोनों को स्थायी रूप से प्रभावित करने वाले हैं। इस चरण तक आते आते वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। संदेह, आरोप और राजनीतिक दबाव अब केवल चर्चा के स्तर पर नहीं थे, वे प्रशासनिक निर्णयों की दिशा को प्रभावित करने लगे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में यह परिवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब तक संगठन ने अपने अस्तित्व को मुख्यतः सामाजिक और अनुशासनात्मक दायरे में ही रखा था। राज्य की दृष्टि में अब संघ केवल एक सामाजिक संगठन नहीं रह गया था। उसकी संगठित संरचना, स्वयंसेवकों की संख्या और देश के विभिन्न हिस्सों में उसकी उपस्थिति, इन सभी को एक व्यापक संदर्भ में देखा जाने लगा। यह वह क्षण था जब आकलन, आशंकाएं और राजनीतिक वातावरण एक दूसरे से जुड़ने लगे। प्रतिबंध की संभावना अचानक उत्पन्न नहीं हुई। यह कई महीनों में बने उस वातावरण का परिणाम थी, जहां स्पष्ट उत्तरों की मांग बढ़ती जा रही थी और मौन को भी अपर्याप्त समझा जाने लगा था। संघ के लिए यह एक असाधारण स्थिति थी, जहां अब तक अपनाई गई नीति, जिसे उसने स्थिरता का आधार माना था, अब स्वयं संकट का केंद्र बनती दिख रही थी। संघ की प्रतिक्रिया इस चरण में भी संयमित रही। न कोई सार्वजनिक बयान, न कोई संगठनात्मक आंदोलन। नेतृत्व ने यह मान लिया था कि आने वाला समय कठिन होगा, और शायद सबसे कठिन अब शेष है। यह स्लाइड उस ऐतिहासिक मोड़ को दर्ज करती है, जहां घटनाएं अपने चरम की ओर बढ़ रही हैं, और जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि अगला कदम केवल संगठन की नीति नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व को भी गहराई से प्रभावित करने वाला है। एपिसोड 7 हमें एक ऐसे काल से गुजारता है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अब तक की सबसे कठिन ऐतिहासिक परीक्षा का सामना करना पड़ता है। यह परीक्षा केवल बाहरी घटनाओं की नहीं थी, बल्कि संगठन की आंतरिक स्थिरता, संयम और निरंतरता की भी थी। इस पूरे चरण में संघ ने कोई नाटकीय मोड़ नहीं लिया। उसने न तो स्वयं को आक्रामक रूप से प्रस्तुत किया, न ही अपने अतीत से अचानक दूरी बनाई। इसके बजाय उसने वही मार्ग अपनाए रखा, जिसे उसने अपने गठन के बाद से धीरे धीरे विकसित किया था: अनुशासन, प्रक्रिया और मौन। लेकिन इतिहास का यह चरण यह भी स्पष्ट करता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जहां मौन स्वयं पर्याप्त नहीं रह जाता, जहां संगठन को केवल अपने इरादों से नहीं, बल्कि दूसरों की धारणाओं से भी जूझना पड़ता है, और जहां निर्णय संगठन के नियंत्रण से बाहर की घटनाओं द्वारा भी आकार लेने लगते हैं। एपिसोड 7 यहीं समाप्त नहीं होता। यह एक सेतु का कार्य करता है उस काल की ओर, जहां प्रतिबंध,
जांच और पुनर्परिभाषा संघ के सामने खड़ी होंगी, जहां यह प्रश्न केवल यह नहीं रहेगा कि संगठन क्या है, बल्कि यह भी कि उसे क्या बनने दिया जाएगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यह प्रतिबंध कैसे लागू होता है, संगठन उस संकट का सामना कैसे करता है और उस प्रक्रिया से गुजरते हुए उसकी संरचना और पहचान में क्या परिवर्तन आते हैं। यहीं से एक नया और कहीं अधिक निर्णायक अध्याय आरंभ होता है।